हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस मज़ेदार सेशन में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में जो 4 दिसंबर 2025 को पेपर हुआ था उसके साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म क्या हैं जो इसकी विविधता युक्त प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करते हैं? ऑप्शन ए क्या है? श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। ऑप्शन बी क्या है? उच्च गलनांक और तन्यता। ऑप्शन सी क्या है? सुचालकता और धावनिक प्रकृति। ऑप्शन डी क्या है? समावयवता और अपरूपता। ठीक है, तो अपने को क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करते हैं। तो ऐसी कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में क्षमता में योगदान करते हैं? तो वो कौन सा होता है? वो होता है श्रृंखलन। ठीक है, जो श्रृंखलन होता है उससे बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान होता है। श्रृंखलन क्या होता है कि एक कार्बन है, अब ये कार्बन की श्रृंखला बनती जाती है, एक कार्बन से दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ऐसे कार्बन से कार्बन जुड़ते रहते हैं। और यह जब कार्बन से कार्बन जब जुड़ते हैं तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? इस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन। और दूसरा हो जाएगा चतुसंयोजकता। अपन जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जब ये संयोजकता 4 होती है तो विभिन्न परमाणुओं से एक सहसंयोजक बंध बनाएगा और फिर अलग अलग प्रकृति के जो हैं पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल समान होता है, गैसों की तुलना में द्रवों में आकर्षण बल कम होता है, विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, ठोस पदार्थों की तुलना में तरल पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है। तो अपन जानते हैं कि अपने जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 तरीके के हो गए। तो जो ठोस होते हैं इनमें जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही निकट होते हैं और इनके बीच में अंतर परमाणु जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो द्रव होता है उनमें परमाणु थोड़े से दूरी पर होते हैं और इनमें जो बल हो लगता है अंतर परमाणिक वो ठोस की बजाय कम लगता है। ठीक, और गैसों में और भी परमाणु दूर दूर होते हैं और इनके मध्य जो अंतर परमाणु बल है वो द्रव के बजाय कम लगता है। मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, द्रव में उससे कम बल लगेगा और गैस में सबसे कम बल लगेगा। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल समान होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सब पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल लगता है, समान नहीं लगता है। गैसों की तुलना में द्रवों में आकर्षण बल कम होता है, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा क्योंकि द्रवों में ज़्यादा आकर्षण बल लगता है बजाय गैस के। विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि भाई ठोस में अलग बल लगेगा, द्रव में अलग बल लगेगा और गैस में अलग बल लगेगा। ठोस पदार्थों की तुलना में तरल पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, औसत चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि औसत चाल के बारे में देखेंगे। तो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटा समय। ठीक है, अब जो चाल होती है यह क्या होती है? यह अदिश राशि होती है। ठीक, अब अदिश राशि का क्या मतलब है? अदिश राशि का ये मतलब है कि इसमें केवल हम दूरी का परिणाम लेते हैं। ठीक, हमको उसकी दिशा से कोई वास्ता नहीं रहता है। ठीक है, हम केवल परिणाम जानते हैं, दिशा उसकी मायने नहीं रखती है। ठीक, और क्या होता है? और इस चाल का जो दूरी, अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वो होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। ऑप्शन देखते हैं, चाल की गणना दूरी को समय से भाग देकर की जाती है, ये अपना ऑप्शन सही है।
ठीक है। औसत चाल के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ये बात भी अपनी सही है। इसका एसआई मात्रक प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है, ये बात भी अपनी सही है। चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ये अपना ऑप्शन गलत है, ठीक है। और इसमें क्या गया है कि कथन सत्य नहीं है, तो अपना कौन सा ऑप्शन डी वो है, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बोल रखा है कि भाई इसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अपन जानते हैं कि जो चाल होती है वो होती है अदिश राशि, और अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में केवल परिणाम जरूरी है, दिशा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर के वैद्युत अपघटय परिष्करण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे सामान्य वैद्युत अपघटय अम्लीकृत खालिस्तान विलयन होगा। अभी देखो, अपने को जो कॉपर सल्फेट है का वैद्युत अपघटन ये है अपने पास में, ये मान के चलो कोई बर्तन है, ठीक है। अब मुझे कॉपर की जो रिफाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक अम्लीकृत CuSO4 का विलयन मिला देता हूँ, ठीक। यहां पे क्या होता है, ये होता है मेरा एनोड, और ये कौन सा होता है, ये होता है कैथोड, ठीक है। जो कैथोड होता है ये होता है शुद्ध तांबे का, और जो मेरा एनोड होता है ये होता है अशुद्ध तांबे का। जब भी मैं इसमें करंट प्रवाहित करूंगा, ठीक है, जब भी मैं इसमें करंट प्रवाहित करूंगा, तो एनोड से जो अशुद्ध कॉपर है वो किस में चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, शुद्ध कॉपर पे, ठीक है। और ऐसा मैं रिफाइनिंग कर सकता हूँ कॉपर की। तो कॉपर की रिफाइनिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन तरलों द्वारा लगाए गए दाब के बारे में सत्य हैं। तरल उस पात्र के आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वो परिबद्ध होते हैं। अभी देखो, ये अपना कोई बर्तन है, ठीक है। यहां पे मैंने इसमें तरल भरा है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये सब जगह पे इसका आधार हो, ये दीवारें हो, ठीक है, इसका कोई भी इधर हो, यहाँ पे ये सब जगह पे समान बल लगाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तरल के किसी भी सीमित द्रव्यमान पर लगाया गया दाब विभिन्न दिशाओं में असमान रूप से संचरित होता है। अब देखो, अगर मैंने तरल के यहाँ पर कोई बल लगाया, ठीक है, बल लगाया, तो अपना पास्कल बल आता है, और वो क्या बताता है कि जब हम तरल के किसी बिंदु पर यहाँ पे बल लगाएंगे, तो उस पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो समान तरीके से सब दिशाओं में समान तरीके से प्रसारित होता है, मतलब पूरा समान बल लगता है, ठीक है। और जबकि अपना कथन क्या है कि असमान रूप से संचरित होता है, तो असमान रूप से संचरित नहीं होता है। जब भी हम द्रव के ऊपर किसी भी बिंदु के ऊपर जब दाब लगाएंगे, तो समान रूप से सब जगह पे संचरित होता है, ठीक है। तो अपना जो कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा, और अपना कथन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक और दोनों नहीं, केवल एक, केवल दो, न तो एक और न ही दो, तो केवल एक, ये अपना कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्वतंतु डेंड्राइट होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है अपने पास में, एक केंद्रक श्वेत कोशिका, ठीक है, लाल रक्त कोशिका, बिंबाणु प्लेटलेट, या फिर न्यूरॉन। तो अभी देखो, न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। न्यूरॉन के कौन कौन से तीन भाग होते हैं, पहला कौन सा होता है, पहला होता है कोशिका काय, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, ये होता है पार्श्व तंतु, और तीसरा कौन सा होता है, ये होता है तंत्रिकाक्ष, ठीक। ये तीन भाग होते हैं। अभी देखो, जो कोशिका काय होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। और जो पार्श्व तंतु होता है, ये क्या होता है कि
ये कोशिका काय से जो निकलने वाली छोटी छोटी शाखित संरचना होती हैं, ठीक है, ये होती हैं पार्श्व तंतु। और तंत्रिकाक्ष क्या होता है? यह लंबा रेशा होता है जो संकेतों को आगे भेजता है। ठीक, तो अपने को पता लग गया कि जो न्यूरॉन होता है उसी का एक पार्ट होता है पार्श्व तंतु। ठीक, जैसे मान के चलो ये है अपना, ऐसा कुछ है, ये अपना न्यूरॉन है। ठीक है, ऐसा कुछ अपना न्यूरॉन रहता है। ठीक, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये कोशिका का है, और जो ये संरचनाएं हैं ये होती हैं पार्श्व तंतु। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक, ये क्या बोल रहा है कि वाष्पीकरण की दर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, वाष्पीकरण में वृद्धि। ठीक है, और कौन सा कथन गलत है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो जब मैं, जैसे कोई बर्तन रखा हुआ है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ और इसमें जल, तो इसका जब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये बात एकदम सही है। तापमान में वृद्धि, बिल्कुल, जब मैं तापमान में वृद्धि करूंगा तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी। पवन की चाल में वृद्धि, ये बात भी सही है कि जब मैं यहाँ से जो हवा गुजर रही है, अगर उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दूंगा तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, इसका क्या एग्जाम्पल है कि भाई जब तेज हवा चलती है तो अपने जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब तेल चाल में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। आर्द्रता में वृद्धि, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि भाई जैसे अपन जब वाष्पीकरण होता है तो अगर आर्द्रता अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो वाष्पीकरण में जो वृद्धि होती है वो कम हो जाएगी, ना कि बढ़ने के बजाय। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, अगर मेरे पास में ये चालक है, ठीक है, और मैं इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं और धारा की दिशा को मैं उल्टा कर दूं तो चालक पे जो लगने वाला बल है वो कैसे लगेगा? अभी देखो, जब भी हमको किसी चालक के ऊपर जब बल निकालना हो तो हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में लेते हैं। फ्लेमिंग ने क्या बताया कि ये अपना थंब है, ठीक है, ये अपनी मिडिल फिंगर है, ये अपनी इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, तो जो थंब है वो क्या डिनोट करेगा? वो चालक पर लगने वाला बल डिनोट करेगा। जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी? वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। ठीक है, और जो मध्यमा है, ठीक है, वो क्या बताएगी? वो करंट को बताएगी। ठीक, तो जब भी मैं इसको धारा की दिशा को उल्टा कर दूंगा तो जो लगने वाला बल है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि भाई विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? अब असंतुलित बल के लिए क्या कंडीशन है? असंतुलित बल के लिए कंडीशन ये है कि भाई जो अपना फोर्स है वो नेट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। अब देखो, जमीन पर स्थिर खड़ा एक व्यक्ति, तो फोर्स क्या है? ये जीरो है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? संतुलित बल। ये असंतुलित नहीं हुआ। मेज पर रखी किताब, ये भी संतुलित हो जाएगी। जमीन पर लुढ़कती और अनंततः रुकती एक गेंद, ठीक, अब जमीन है, इसके ऊपर एक क्या हो रहा है? एक गेंद लुढ़क रही है रेगुलर, ठीक है, और अनंततः किसी टाइम पे जाकर के ये रुक जाती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें घर्षण बल लग रहा है। तो ये घर्षण बल क्या कर रहा है? ये इस गेंद की गति को कम कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स है वो जीरो नहीं है। फोर्स क्या? जीरो नहीं है, फोर्स कुछ लग रहा है। सीधी सड़क पर एक समान गति से चलती कार, ये अपनी सीधी सड़क है, यहाँ कोई कार है, ठीक है, अब ये एक समान गति से चल रही है। इसका मतलब
जो एफ है वो 0 है, जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो 0 है, ये रेगुलर चलती जा रही है, हम इसको चलाने के लिए कोई बल का यूज नहीं कर रहे। ठीक, अभी देखो एफ इक्वल टू 0 किस में नहीं हुआ, ये जमीन पर लुढ़कती एक और अनंतर रुकती गेंद, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं, क्या बोल रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता कब है, जब आंखों की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, या फिर जो लेंस की वक्रता है, लेंस की वक्रता है, ये क्या होती है, जब अधिक हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ठीक, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, अब ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, ये वो मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, वो क्या होती हैं, ऐच्छिक पेशी। और अनैच्छिक कौन सी होती हैं, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हृदय का संचलन, अब बताओ हृदय को हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये कौन सी हो गई, अनैच्छिक। ठीक, आंतों का संचलन, ये भी कौन सी हो गई, ये भी अनैच्छिक हो गई। जिह्वा का संचलन, ठीक है, अब जीभ को जो है वो अपनी मर्जी से हम संचलन कर सकते हैं, हम जब चाहेंगे तभी बोलेगी, ऐसे नहीं बोलती ना। ठीक है, तो ऐच्छिक संचलन जिह्वा का हो गया। आमाशय भित्तियों का संचलन, ये भी क्या हो गया, ये भी अनैच्छिक हो गया। ठीक, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभजित ऊतक उत्तरदायी होता है। ठीक है, द्वितीय विभजित, पार्श्विक, एधा और शीर्षस्थ। ठीक है, तो पार्श्विक और जो एधा होता है, ठीक है, ये पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए काम में आता है। पौधे की जो मोटाई बढ़ती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये दोनों के दोनों ऊतक काम में आते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा काम में आता है, ये शीर्षस्थ विभजित का काम आता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जड़ों में, तनों में, ठीक है, जहाँ पे वृद्धि होती है ये वहाँ पाया जाता है, तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषता बताता हूँ कि आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषता होती क्या है। ठीक, पहला क्या होता है, पहले तो ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ये विद्युत धारा का गलित अवस्था में चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं गलित अवस्था में। और तीसरा क्या है कि इनके गलनांक और क्वथनांक वो हाई होते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक होते हैं वो उनके मध्य में मजबूत स्थिरवैद्युत आकर्षण बल होता है, इसके कारण क्या होता है कि इनके गलनांक भी हाई हो जाएंगे और उनके क्वथनांक भी हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ऑप्शन देखते हैं, गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, तो ये बात एकदम सही है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। उच्च गलनांक, बिल्कुल सही बात है, इनका गलनांक उच्च होता है। उच्च क्वथनांक, ये बात भी सही है। जल में अघुलनशील, ठीक है, तो ये बात अपनी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि भाई ये जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये बात अपनी गलत है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि खाली स्थान है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो अपना कार्य क्या होता है, ये होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे, ये बल है, और एस क्या है, ये दूरी है
किसी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी। और कोस थीटा क्या है, ये एफ व एस, ठीक है, के मध्य कोण है। ठीक, तो किन किन कंडीशनों में जीरो हो सकता है, या तो एफ जीरो हो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन या दूरी जो तय की गई वो जीरो हो, और तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है, कॉस थीटा, कि भाई जो कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो उस कंडीशन में अपना किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, विस्थापन कम है। विस्थापन कम है इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपना जो किया गया कार्य है वो जीरो होगा। बल अधिक है तो अपना कार्य शून्य नहीं होगा। बल परिवर्तनशील है तो भी अपना कार्य शून्य नहीं होगा। विस्थापन शून्य है, ओहो ये बात एकदम सही है। अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा, एस अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अपना किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। या बल के लंबवत है, ठीक है, अगर अपना जो विस्थापन है, ठीक है, वो अगर बल के लंबवत हो गया तो cos थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वस टू 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो और अपना किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या है, नीलहरित शैवाल, दूसरा क्या है पुष्पी पादप, तीसरा क्या है सभी बीज पादप, डी क्या है सभी पादप। तो जो पुष्पी पादप और सभी बीज पादप और ये जो हैं, इनमें क्या होता है, इनमें प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा या फिर कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें विखंडन के द्वारा नहीं होता है। लेकिन जो नील हरित शैवाल है, ठीक है, नील हरित शैवाल में विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है। तो पराग नलिका का जो मुख्य कार्य होता है वो नर जनन कोशिका को अंडाशय तक पहुंचाना होता है, जहां वे मादा जनन कोशिका से मिलकर के निषेचन करते हैं। ये प्रमुख काम होता है पराग नलिका का। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक परिवहन करना, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तक परिवहन करना, ये बात एकदम सही है। जो पराग नलिका है उसका यही काम है। नर जनन कोशिका का निर्माण करना ये भी गलत हो जाएगा, और युग्मक बनाना ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। ठीक, एक किसान है वो क्या करना चाहता है, उस शहद की मात्रा को भी और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, तो उसको कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, यह सुनिश्चित करे कि पूरे मौसम में मकरकंद से भरपूर पुष्प खिलते रहें। ऑप्शन बी, मधुमक्खियों को पौधों से दूर छायादार स्थानों पर रखें। ऑप्शन सी, पुष्पी पौधों की संख्या कम कर दे। ऑप्शन डी, क्षेत्र से सभी जंगली पुष्प हटा दे। अच्छा, तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, क्षेत्र से सभी जंगली पुष्प हटा दे। अगर पुष्प हटा देगा तो जो मक्खियां हैं वो शहद कहाँ से बनाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। पुष्पी पौधों की संख्या कम कर दे, अगर पुष्पी पौधों की आपने संख्या ही कम कर दी तो जो अपने पास में मधुमक्खी हैं वो कहाँ पे जाके के उसका जो रस कलेक्ट करेंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। मधुमक्खियों को पौधों से दूर छायादार स्थानों पे रखे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये इतना करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करे कि पूरे मौसम में मकरकंद से भरपूर पुष्प खिलते रहें। अगर पूरे मौसम आपके पुष्प खिलते रहे तो जो मक्खियां हैं वो आती रहेंगी, वहां से वो पुष्प से रस कलेक्ट करती रहेंगी और अपना शहद बनाने की प्रोसेस को जारी रखेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भी विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन है। ठीक है, किसी तत्व के एकल परमाणु का द्रव्यमान।
अब जो एकल परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है, वो एक परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है, वो पूरे जो इकाई है उसका द्रव्यमान नहीं है। किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, ये बात सही है, ठीक है, यही अपना सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा, ठीक है, कि जो भी उसमें परमाणु हैं उन सभी के परमाणु का द्रव्यमान का जो योग होगा वो किसी तत्व के एकल अणु का द्रव्यमान। तो अगर कोई तत्व है उसका एकल अणु का द्रव्यमान है तो ये क्या होगा, ये आणविक द्रव्यमान होगा, ये क्या होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, ना कि सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ऑप्शन सी इज अपना करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रैणी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? तो इसके लिए कौन सी थी, गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदारों की स्वीकृति। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? अब जब मेरे को ब्लीचिंग पाउडर बनाना होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा CaOH2 और इसकी क्रिया कराऊँगा क्लोरीन से, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, ठीक। अब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो मैं लिख सकता हूँ CaClO2 या फिर मैं लिख सकता हूँ CaOCl2, ये दोनों ही मेरे जो सूत्र हैं वो सही हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कि ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, CaClO2। ऑप्शन सी गलत ऐसे होगा कि ClO यहाँ पे 2 लगा रखा है तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है? तो अपने को पता है कि जब हम जलीय विलयन में कोई भी अम्लीय जो चीज डालेंगे तो क्या करेगा, वो H+ आयन देता है, और अगर OH- आयन दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा, और अगर H+ दे रहा है तो वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो NaOH ये कौन सा देगा, ये OH- तो ये क्षारीय हो गया। CaOH2 ये भी OH- देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। HCl क्या देगा, H+Cl-, तो H+ आयन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। KOH ये क्या देगा, ये भी OH- आयन देगा जल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? ठीक है, तो जो अंडा होता है वो अंडाशय से, ये अपना अंडाशय हो गया और ये अपना गर्भाशय हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ जाता है अपना अंडा, ठीक है। तो इसके मध्य ये क्या होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडा जो होता है वो अंडाशय से और गर्भाशय तक की दूरी तय करता है, ठीक। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रबलता के संबंध में अभी देखो, जो प्रबलता होती है वो क्या होती है, वो आयाम के समानुपाती होती है, ठीक है, और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो समानुपाती किसकी होती है, वो पिच के समानुपाती होती है या फिर तारत्व के समानुपाती होती है। तो अपने क्या बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता के संबंध में लिखने में कौन सा कथन सत्य है? प्रबलता तरंग धैर्य पर निर्भर करती है? नहीं भाई, तरंग धैर्य पर निर्भर नहीं करती है, कैसे करेगी। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ये बात एकदम सही है। प्रबलता आवृत्ति पर नहीं, जो पिच है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। प्रबलता तरंग की गति पर निर्भर करती है, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत है, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या अपना एकदम करेक्ट, कि प्रबलता जो होती है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है
उत्तल लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा क्या ली जाती है, ये हमेशा धनात्मक ली जाती है, प्लस। और जो अवतल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है ये क्या ली जाती है, ये माइनस, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना, अपने को इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्षमता जो क्या होती है, P = 1/f। तो 1/f होता है, वो क्या होती है, वो उसकी लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, अब f क्या होता है, f अपना मीटर में होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, f किस में होना चाहिए, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास में जो फोकस दूरी है f जो है वो क्या है, ये 25 सेंटीमीटर में है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं 25 को 100 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो 25/100 ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे f की वैल्यू रख सकता हूँ कि 1/f की वैल्यू क्या है, 25/100। ठीक है, अब ये 100 है, ये चला जाएगा मेरा ऊपर बटा 25। जब मैं 25 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार, चूंकि उत्तल लेंस का बताया गया है। ठीक है, तो दूरी क्या मैं क्या यूज करूंगा, प्लस की यूज करूंगा चिन्ह। ठीक है, तो मेरा जो P है वो क्या हो जाएगा, +4। अच्छा, और जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है D फॉर डायप्टर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा C, कि भाई +4.0 D इसका क्षमता हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी देखो, पहला कथन पढ़ो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम वृत्तीय लूप पर लागू नहीं किया जा सकता, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, सीधे चालक पर दक्षिण हस्त नियम लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के प्रति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और चौथा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो अभी देखो, जो अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक, ये क्या होता है, ये ऐसे होता है कि भाई जैसे कि ये मान के चलो कोई चालक, ये चालक है, कंडक्टर है, इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ कि ये जैसे करंट की दिशा है, इसमें मेरा अंगूठा ऐसे रहे, और जो मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, उंगलियां जो हैं वो क्या बताएंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। अब यह क्या है, ये सीधे चालक पे भी लग सकता है, और ये वृत्तीय लूप है उसके ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर मेरे को इसी चालक के ऊपर मेरे को बल निकालना हो, तो मैं जो राइट हैंड रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, वो मैं यूज में नहीं ले सकता। उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम वृत्तीय लूप पर लागू नहीं किया जा सकता, नहीं भाई ये लागू किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, सीधे चालक पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लागू नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के प्रति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बतलाता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो जब चालक पर बल की बात आएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में आएगा, न कि राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, आप पढ़ाई करते रहिए, और आपको इसी तरीके के और सेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।